इस कॉन्वर्सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि जेईई एडवांस्ड, और कैसे एक बैक बेंचर को ट्रांसफॉर्म इनटू एन अचीवर. वी आर featuring Dr. Ashok Kothari on Zetrahedron, and I hope you enjoy this lively session. You had a great journey. So, in the beginning of this podcast, I would love to know from you what was your life journey and what were the challenges which you faced in that. मेरा जन्म एक पंजाब स्टेट में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से विलेज में हुआ. एंड जो फैमिली में रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे. तो जब रिसोर्सेज नहीं थे तो पैदा हुआ तो पेरेंट्स ने दे वर वेरी हैप्पी, तो दे गिव मी अ नेम अशोक. एंड घर के बिल्कुल साथ में एक स्कूल था, तो दे सेंट मी देयर कि भाई ये यहाँ पे पढ़ाई कर लेगा. तो वहाँ जब उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया, पिकअप बहुत अच्छी थी एज माय पेरेंट्स टेल मी. और जो टीचर थे देन दे ही सेड कि आपका बच्चा गांव में पढ़ने के लिए नहीं बना है. तो जब उस टीचर ने बोला कि इसको आप शहर में पढ़ने के लिए भेजिए, तो पिंड से शहर काफ़ी दूर था एंड वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई. तो पिंड से शहर अराउंड 14 किलोमीटर्स वन वे था. बट पेरेंट्स को ये बहुत उम्मीद थी. दे वर वेरी काइंड ऑफ होपफुल कि ये पढ़ेगा ज़रूर, और भगवान ने थोड़ा गिफ्ट भी दिया था. पिकअप अच्छी थी, इंटेलिजेंस थी. तो जब स्कूल में शहर में आके पढ़ना शुरू किया तो मेरी जो 10th है वो स्कूल में वहीं तक कंप्लीट हुई. उसके बाद माय पेरेंट्स रियलाइज्ड कि इसको पढ़ने के लिए हमें इस शहर से भी बाहर भेजना चाहिए. तो मैं आज भी एडमायर करता हूँ उनके थॉट प्रोसेस को, बिकॉज मेरे ख़ानदान में मेरे से पहले मेरे फादर ही एजुकेटेड थे और उनकी क्वालिफिकेशन 10th थी, और मदर मेरे बिल्कुल भी स्कूल नहीं गए थे. बट उनकी जो थॉट प्रोसेस था, उनका जो सोच था, बहुत अच्छा था. तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए चंडीगढ़ भेजा एंड आई केम टू चंडीगढ़ इन 1991. तो घर में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट चंडीगढ़ में आना और उन्होंने मुझे हॉस्टल में रखा. तो हॉस्टल में आने के बाद लेस रिसोर्सेज की वजह से एक अलग टाइप का स्ट्रगल शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स का. वो स्ट्रगल मेरा भी शुरू हुआ. कोचिंग उतनी अच्छी अफोर्ड नहीं कर सकते थे पेरेंट्स, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोचिंग ली गई या प्रोवाइड की गई वो अप टू द मार्क नहीं थी, और मैक्सिमम टाइम मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ रहा था सेल्फ स्टडी से ही. अब मैनेज भी अच्छा कर रहा था, बट देन आई ऑलवेज से कि जो डेस्टिनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. 12th कंप्लीट हुई एंड मैं अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड आई लॉस्ट माई मॉम ड्यूरिंग दैट फेज. तो जो ज़िंदगी स्मूथ चल रही थी वो एक टॉपसी टर्वी हो गई. तो टॉपसी टर्वी ज़िंदगी होने के बाद उस टाइम पर जो स्टेट ऑफ माइंड थी उसको मैनेज करते हुए आई वॉज एबल टू गेट एडमिशन इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़. सो इनिशियल प्लान जो पेरेंट्स ने सोचा और जो मेरा था, डेस्टिनी ने उसको एक डिफरेंट टर्न लेके मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए डायरेक्शन दे दी. वहाँ से फिर मैंने अपनी ऑनर स्कूल केमिस्ट्री में एडमिशन ली, कंप्लीटेड माय बीएससी ऑनर स्कूल, एमएससी ऑनर स्कूल, और वहीं से फिर मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री. If you were to make this decision again, what profession would you choose? सिर्फ इस प्रोफेशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने केमिस्ट्री में एडमिशन ली एंड एज आई सेड कि डेस्टिनी चोज दैट कि मैं केमिस्ट्री पढूं,
डेस्टिनी चोज दैट कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँ। तो इस प्रोफेशन से मुझे सब कुछ मिला है जिसकी मैं कभी उम्मीद करता था। नेम, recognition, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन, लाइफ पार्टनर, वो भी केमिस्ट्री से ही हैं, वो भी इसी प्रोफेशन के हैं, वो भी उतने ही क्वालिफाइड हैं जितना मैं। तो मुझे लगता है कि इतना एक्सपीरियंस हो जाने के बाद और इस सब्जेक्ट से जो मैंने सीखा है, जो गेन किया है, वो सब हो जाने के बाद मैं यही सब्जेक्ट, यही प्रोफेशन चूज़ करना पसंद करूँगा। यू वर अ ब्राइट स्टूडेंट, और उस टाइम पे एक ट्रेंड था दैट द पीपल विद गुड मार्क्स ऑप्ट फॉर फिजिक्स व्हेन इट कम्स टू बीएस और रिसर्च। देन व्हाई डिड यू ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री? मेरे हिसाब से ये जो थॉट प्रोसेस है कि मार्क्स के बेसिस पर सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है या लोग करते हैं, आई डोंट एग्री टू दिस। इसमें एक चीज़ आती है कि आपकी पर्सनल चॉइस, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस, आपकी पर्सनल लाइकिंग। अब जो मेरी लाइकिंग थी, आई वांटेड टू बी अ रिसर्चर। टूथपेस्ट या टूथब्रश से लेकर थ्रू आउट द डे जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, मुझे इसी को ही पढ़ना है और इसी को एक्सप्लोर करना है। वो मेरे लिए एक फैसिनेशन था कि मैंने केमिस्ट्री ही ऑप्ट किया। मैंने फिज़िक्स के बारे में या किसी और सब्जेक्ट के बारे में सोचा नहीं। आपके पास बच्चे 11th स्टैंडर्ड में आते हैं एंड बेसिकली चिल्ड्रन आर प्रेशराइज्ड आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड टू ऑप्ट फॉर साइंसेज। आइदर दे गेट देयर मार्क्स और दे डोंट गेट। They're pressurized that you have to pursue either medical or non-medical. So how do you handle with the situation when a child wants to pursue, let us say, arts or commerce, but he's forced to pursue sciences, and he comes to you to seek coaching? इस तरीके के सिनेरियो में माय पर्सनल एडवाइस टू द पेरेंट्स एज वेल एज टू द चाइल्ड इज कि जस्ट बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर और पेरेंट्स का प्रेशर और रिलेटिव्स का प्रेशर, आपको फील्ड चूज़ नहीं करना चाहिए। मेरी सजेशन ये है कि आप चाहे साइंस ऑप्ट करें, आप चाहे कॉमर्स ऑप्ट करें, ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करें, आप सरवाइव तभी करोगे अगर भगवान ने आपको एक्सेलेंस दी या आप एक्सेलेंस डेवलप करते हो। आजकल बच्चे 7th या 8th क्लास से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं फॉर IIT JEE. So do you feel it spoils their childhood or the reformative years of their lives? मेरे हिसाब से अगर कोई 7th 8th से प्रेपरेशन स्टार्ट करता है तो गलत तो नहीं है, बट रिक्वायर्ड नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि 7th और 8th से इसकी प्रेपरेशन करना ज़रूरी है। आई हैव सीन मैनी पेरेंट्स जो इस चक्कर में 7th 8th में बच्चों को लगा देते हैं कि उनके सर्कल में बाकी लोगों ने उस चीज़ पे अपने बच्चों को लगा दिया है। तो कंपलसरी नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हो। मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर 11th 12th में भी 2 साल कोई भी बच्चा पूरी डेडिकेशन के साथ इस स्ट्रीम में, चाहे वो मेडिकल है या नॉन मेडिकल है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत अच्छा रैंक सिक्योर कर सकता है। You have personally mentored more than 100 IITians and NITians. So, what do you feel is common in them? The common trait they have? जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें जिन बच्चों को मैंने मेंटोर किया या जिनकी सक्सेस में मैं कैटलिस्ट का रोल प्ले किया, IITians, NITians, डॉक्टर्स, जिनके बारे में मैं ये कहूँगा कि वो जल्दी से इजीली सीट निकाल पाए और जो अनफॉर्चुनेटली नहीं निकाल पाए, उनमें एक बेसिक डिफरेंस था माइंडसेट का।
एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके अंदर जो मैंने देखी थी वो था टेम्परामेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। जो कंपोजर वो मेंटेन करते थे, वो बाकी बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छा रैंक सिक्योर नहीं कर पाए, उनमें टेम्परामेंट की डेफिशिएंसी मैंने नोटिस की थी। सो आर यू एबल टू आइडेंटिफाई अ टॉपर जब सेशन स्टार्ट होता है? यस, टू ए लार्ज एक्सटेंट ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन बच्चा है जिसमें ऑलरेडी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसी ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो सक्सेस इजीली अचीव कर पाएगा। बट एट द सेम टाइम मैंने ये देखा है कि अगर वो बच्चा ड्यूरिंग द कोर्स कंसिस्टेंट नहीं रहता है तो वो स्ट्रगल भी करता है, वो उतना अचीव नहीं कर पाता जितना इनिशियली वो पोटेंशियल दिखा रहा था। सो इट्स ऑल व्हाट मैटर्स इज द कंसिस्टेंसी, द डिसिप्लिन ड्यूरिंग द प्रेपरेशन। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। व्हेन इट कम्स टू आईआईटी जेई एग्ज़ाम, जेई एडवांस्ड, तो it is a perception that it is a very difficult exam and the selection chances are not very much. So is there any sure shot method by which a child can secure a seat in any of the IITs in any good department or branch? ऑनेस्टली मैं ये शब्द यूज़ करना से थोड़ा परहेज़ करूँगा कि देयर इज़ अ श्योर शॉट मेथड। यस, अगर आप कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक बेसिक्स हैं वो ठीक से करते हो तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब कुछ चीज़ें क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर जेई एडवांस क्रैक करने के बारे में सोचते हो तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है, बिकॉज जेई एडवांस सबसे पहले आपकी मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा जिस दिन आपका मेन एग्ज़ाम होगा। बिकॉज सेम डे पर आपको सुबह एक शिफ्ट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद एक इवनिंग शिफ्ट में सेम सब्जेक्ट के लिए या सेम टाइप के पैटर्न पे एग्ज़ाम में अपीयर होना होता है। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आने वाली शरीर के ऊपर जो फिज़िकल स्ट्रेस होती है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट है मेंटल स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरी बात है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन चाहिए। मैं एक ऐसे एंट्रेंस को क्रैक करने के बारे में सोच रहा हूँ जो दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स में काउंट किया जाता है, जहाँ सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम है। अगर मैं उस एंट्रेंस को क्रैक करता हूँ तो थ्रू आउट लाइफ मैं एक अचीवर की ज़िंदगी जीना चाहूँगा। ये एक मोटिवेशन आपको लेके चलना पड़ेगा फ्रॉम द डे वन। उसके बाद आपको ये तीसरी बात सोच के चलना पड़ेगा, आप जिनके साथ compete कर रहे हैं उनमें एक से एक धुरंधर है। अब धुरंधरों के बीच में जब आप compete करोगे और आप जीत गए तो आप एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन जाओगे। ये मोटिवेशन, ये थॉट प्रोसेस, ये इंक्लिनेशन अगर आप अपने दिमाग में रखते हो तो जेई एडवांस इजीली क्रैक किया जा सकता है। When it comes to chemistry, especially inorganic chemistry, so we get to know कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, एंड मोर देन 100 reactions in +1 and +2. So how can one cram those? And is there any alternative solution available जिससे कि we get rid of cramming these formulae, these reagents and all that stuff? इन माय ओपिनियन ये एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों ने बना रखी है, जिसमें वो शब्द यूज़ करते हैं क्रैमिंग। तो ये इनकरेक्ट वर्ड है, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे सब्जेक्ट में भी। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ एक बेसिक इक्वेशंस होती हैं, कुछ एक बेसिक फॉर्मूले होते हैं
जो आपको याद ही रखने होते हैं, जिनके बेसिस पर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। मैथ्स है, a+b² आपको पता होना चाहिए कि क्या है। पाइथागोरस थ्योरम बड़ी बेसिक सी इक्वेशन है। फिजिक्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बेसिक इक्वेशन है, आपको याद रखना होगा। इसी तरीके से जो केमिस्ट्री है, इसमें भी जो बेसिक रिएक्शंस हैं, अगर आप उनको समझते हो, जो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स हैं, अगर आप उनको समझ के चलते हो, याद रखते हो, जो इजीली याद किए जा सकते हैं, एक टीचर के पास कोई ना कोई ऐसी अप्रोच होती है जो हर टाइप के बच्चे को वो ट्रेन कर सकता है उस मामले में, उन चीज़ों को समझने में और याद रखने में। एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स एक एलिमेंट दे सकता है। अगर नाइट्रोजन है तो वो किस टाइप के ऑक्साइड्स बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको कितने नेसेंट ऑक्सीजन्स मिल रहे हैं, और नेसेंट ऑक्सीजन्स का सोर्स क्या है, वो कितने नेसेंट ऑक्सीजन्स अवेलेबल हो सकते हैं एक टाइम पर। अगर आप इन छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हो, रिएक्शंस याद रखना बहुत आसान काम हो जाता है। क्रैम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक मिसकंसेप्शन है। So there was a time when you had your entrance examinations, and there is 2026 when we have the entrance examinations in a much different way. तो क्या different है in the entrance examinations, medical and non-medical, which were conducted at your time, and the examinations which are conducted at present? मेरे हिसाब से अगर मैं पूरे अपने टीचिंग करियर के का जो स्पैन है, उस दौरान जो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर रेडिकल चेंजेस देखने को मिले एंट्रेंस में, तो एवरी 10 ईयर्स एंट्रेंस के अंदर एक बहुत रेडिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। जब हमारा टाइम था एंट्रेंस का, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे, पर प्रोपोर्शनली नंबर ऑफ सीट्स भी कम थी। रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं थे जितने रिसोर्सेज आज की डेट में बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। हमारे टाइम पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, तो हमें स्ट्रगल जो करना पड़ता था, या हमारी जनरेशन को उस 10 ईयर की ड्यूरेशन में एंट्रेंस में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स को जो स्ट्रगल करना पड़ता था, वो काफ़ी ज़्यादा था, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। बट क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम के जो कैंडिडेट्स के बीच में, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी। जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते गए, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ती गई, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के एंगल से रिड्यूस होती गई। वो एक चेंज देखने को मिला। सेकंड चेंज, एंट्रेंस कंडक्ट करने वाली एजेंसीज बदलती गईं। अगर मैं पिछले 2018 ऑनवर्ड्स की अगर बात करूं, तो 2018 ऑनवर्ड्स जब से एनटीए ने एंट्रेंस कंडक्ट करना शुरू किया, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अब अगर मैं जेई की बात करूं, जिसको पहले एआई ट्रिपल ई कहते थे, जब एआई ट्रिपल ई था तब जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते थे उनका डिफ़िकल्टी लेवल उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जैसे ही 2019 ऑनवर्ड्स एनटीए ने एक टेस्ट कंडक्ट करने किए, तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस इंक्रीज हो गया। अब डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होने से टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी जो एफर्ट डाला जा रहा था पढ़ाने में और प्रैक्टिस में, दोनों चीज़ों को इंक्रीज करना पड़ा, तब जाकर कोई भी बच्चा था वो एंट्रेंस क्रैक कर पा रहा था। When a student decides to take sciences in class 11 and 12 and wants to pursue a career in chemistry, especially when it comes to doing BSc in chemistry or chemical engineering, what are the further options which he can explore? इस मामले में तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मान लो इफ़ आई से कि किसी बच्चे ने केमिकल इंजीनियरिंग ली,
या उसने मास्टर्स कर लिया केमिस्ट्री में, बेसिक साइंसेज में कर लिया, या उसने अप्लाइड साइंसेज में कर लिया, डॉक्टरेट कर ली केमिस्ट्री में, तो जो ब्रांचेस आगे फर्दर ऑप्शन उसके लिए अवेलेबल है, केमिकल का यूज़ जो होगा वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी होता है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी होता है, पेंट्स में भी होता है। मतलब आप ये लगाओ कि सुबह दिन की शुरुआत होने से और दिन ख़त्म होने तक जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, चाहे वो हमारे डे टू डे यूज़ की चीज़ें हैं या ईटेबल्स हैं, उन सब में जो केमिकल्स की इन्वॉल्वमेंट है आज की डेट में रहती ही रहती है, और बहुत समय से है, जब से खाना पीना लोगों ने शुरू किया होगा। तो जो स्कोप है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा है। और मेरे ऐसे कई नोन लोग हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में पीएचडी की और फिर उन्होंने ब्रांच आउट किया और इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ वो अलग अलग फील्ड्स में केमिस्ट्री का डाटा यूज़ करके या केमिस्ट्री की नॉलेज यूज़ करके अपना करियर बनाया है। तो स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। एकेडमिक्स तो है ही, मतलब एकेडमिक्स तो बेसिक्स हैं जहाँ से जो हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके अलावा कॉरपोरेट में, उसके अलावा इंडस्ट्री में एब्जॉर्बेंस बहुत ज़्यादा रहती है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको वर्ड्स में भी पुट अप करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है। स्टूडेंट्स यूजुअली फेस लॉट ऑफ बैकलॉग, उसके अलावा समटाइम्स दे डू नॉट गेट इनफ मार्क्स टू गेट सेटिस्फाइड, सो दे कम अंडर डिप्रेशन. हाउ डू यू ट्रीट दैट? जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए या आपको लगे कि हाँ बनने की प्रॉबिलिटी है, दे मे गेट इन टू ए सिचुएशन, व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि जैसे मेडिकल में एक शब्द यूज़ करते हैं, देयर इज सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जब सिम्टम्स आ गए, एंड देयर इज प्रोफिलेक्टिक ट्रीटमेंट कि सिम्टम ना आए। सो फ्रॉम डे वन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करके रखूं कि भाई बैकलॉग बन सकता है और बैकलॉग अवॉइड कैसे करना है। बैकलॉग अवॉइड तब होगा अगर टीचर इन्वॉल्व होकर बच्चों को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा, इंश्योर करेगा कि वो कर रहे हैं, रेगुलरली काम कर रहे हैं, तो बैकलॉग नहीं बनेगा, ये सिम्टम्स आएंगे ही नहीं, दिक्कत बाद में आएगी ही नहीं, डिप्रेशन आएगी ही नहीं। मार्क्स दे आर इम्पॉर्टेंट इन ए टेस्ट, बट मार्क्स आर नॉट द सोल क्राइटेरिया। अगर आप मार्क्स को ही क्राइटेरिया बना के बच्चे को टेस्ट दोगे तो बच्चा कहीं ना कहीं डिसहार्टन फील करेगा, डीमोटिवेट होगा। आप बच्चे को ये बोलो कि मार्क्स आर इंपॉर्टेंट बट मार्क्स आर नॉट द सोल क्राइटेरिया। छोटा छोटा एम उसको देते जाओ। मान लीजिए एक टेस्ट हुआ और उसमें आउट ऑफ 25 सपोज उसके 10 क्वेश्चन ही करेक्ट हुए, उसको अप्रिशिएट करना कि फॉर यू 10 किए बढ़िया किए, लेकिन जो तूने गलतियां की हैं, नेगेटिव की हैं, उसको अवॉइड कर। अब जब 10 इस टेस्ट में हो गए हैं, अगले टेस्ट में 15 करेक्ट करने हैं तूने, उसके अगले टेस्ट में तूने 17 करेक्ट करने हैं, नेक्स्ट टेस्ट में मेक इट 18। तो ग्रेजुअली जब आप उस बच्चे को उस ट्रैक पे चलाओगे तो जो मार्क्स वाला क्राइटेरिया, मार्क्स वाला फोबिया है, वो उसके दिमाग से निकल जाएगा। कंटिन्यूसली आप उसको मॉनिटर करोगे तो बैकलॉग नहीं बनेगा। ये तो हो गई प्रोफिलेक्टिक ट्रीटमेंट। नाउ गॉड फॉरबिड अगर बैकलॉग बन गया, तब उसके साथ बैठना पड़ता है, उसका एक वीक का या 15 डेज का शेड्यूल बनाना पड़ता है, उसको छोटे छोटे टारगेट देने पड़ते हैं एंड इंश्योर करना पड़ता है कि वो उस चीज़ को फॉलो करे, और आप उसका फॉलो अप लें तो आप उस बच्चे को बैकलॉग से इजीली निकाल लेते हो। मार्क्स कम आने की वजह से जो डीमोटिवेशन होती है उसको ओवरकम कर लेते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप बच्चे के साथ कितना इन्वॉल्व हो। वो मैं रहता हूँ और उस मामले में मैं इंश्योर कर लेता हूँ कि अगर किसी का स्ट्रगल वाला फेज भी शुरू हो गया है तो उसमें से भी उसको इजीली निकाला जा सके। Do you feel that nowadays AI is making students dumb? टू ए लार्ज एक्सटेंट, इन माई ओपिनियन, AI is like a calculator for a student.
अगर उसका जुडिशियस यूज़ करे तो उसकी परफॉर्मेंस एनहांस हो सकती है। लेकिन अगर वो स्टूडेंट होली सोली सरेंडर कर देगा एआई को, तो वो डेफिनेटली डम्ब हो जाएगा। अगर उसको एआई यूज़ करना है, वो किसी क्वेश्चन में स्टक हो गया है, तो एआई उसको हिंट दे देगा, स्टेप्स बता देगा। बच्चा उस स्टेप्स से जो जानकारी है उसको गैदर करे एंड अप्लाई करके देखे, देन इट इज़ बेनिफिशियल। लेकिन अगर आप वो उसको भी प्रॉम्प्ट दे रहा है, स्टेप्स भी तू ही कर दे, सोल्यूशन भी तू ही लिख दे, तो बच्चा डेफिनेटली डम्ब हो जाएगा। और हो रहे हैं, द वे दे आर यूजिंग एआई, उससे बच्चे डम्ब हो रहे हैं। प्रॉपर यूज और किस तरीके से होना है ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा। दैट मे प्रूव बेनिफिशियल फॉर देम, बिकॉज आप अवॉइड तो नहीं कर सकते एआई को। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट इज़ गोइंग टू स्टे देयर। सो अगर ओवर डिपेंडेंस हो जाएगी तो डम्ब हो जाएंगे। If a teacher gets his master's in chemistry and then he starts his own institute and he wants to teach student of class 11 and 12, so what can he expect initially and what can he expect after 5 or 7 years of experience? In my opinion, getting into teaching just after masters may give you a foothold as far as finances are concerned। लेकिन अगर आप इंटेलेक्चुअली एक स्ट्रेंथ के साथ इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, तो डॉक्टरेट एक आइडियल डिग्री रहेगी आपके लिए। रिसर्च आपको पेशेंस सिखा देगी, पीएचडी आपको पेशेंस सिखा देगी, पीएचडी आपके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को इन्हांस कर देगी, आपको इंटेलेक्चुअली मैच्योर कर देगी। पीएचडी आपकी नॉलेज को इन्हांस कर देगी, और फिर जब आप टीचिंग में आओगे तो टीचिंग आपकी उस नॉलेज को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगी। एक बार आपने रिसर्च की, पीएचडी की, विल गेट टू नो कि आपको हर दिन सीखना है, आप हर दिन सीखोगे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग डॉक्टरेट, आप अभी उतने लायक नहीं हुए हो कि आप किसी भी चीज पे ये कह सको कि यही फाइनल है। रिसर्च आपको इस चीज में मैच्योर बना देगी कि किसी भी दिन आपको नया सीखने को मिल सकता है। तो ये तो रहा पहला पार्ट का आंसर। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं मास्टर्स के बाद कोचिंग में आ जाता, पर मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं पीएचडी करूँगा, नाम के आगे डॉक्टर होगा, तो क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो ये मान के चलिए कि 3 से लेकर 4 साल का एक जेस्टेशन पीरियड होगा, जहाँ पर आपके इनपुट्स ज़्यादा रहेंगे, एकेडमिकली भी और फाइनेंशियली भी। एक आप सिस्टम बनाओगे, उस सिस्टम को सस्टेन करना है। रेवेन्यू यू डोंट नो कि उतना आएगा कि नहीं। पेरेंट्स का ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है। जो बेस्ट पब्लिसिटी है वो वर्ड ऑफ माउथ है, वो डेवलप होने में भी टाइम लगेगा। सो 3 से 4 साल का एक इनिशियल फेज होगा, जहां पर आपके इनपुट्स ज़्यादा रहेंगे और आउटपुट्स हो सकता है उतने ज़्यादा ना रहें। और अगर आप ये फेज़ इनिशियल वाला निकाल लेते हो, उसके बाद आपकी क्रेडिबिलिटी भी इस्टेब्लिश हो जाएगी, आपका एकेडमिक ग्रोथ भी अच्छा हो जाएगा, आपके पास अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स भी आ जाएगा, और फाइनेंस वाइज भी आप अपने आप को स्टेबलाइज कर पाओगे। तो ये इनिशियल फेज और उसके बाद वाला फेज, ये 2 फेजेस हैं। अगर आप पहले वाला फेज मेंटेन करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो आप इस फील्ड में आ सकते हो, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब इनपुट्स उतने ज़्यादा नहीं थे। आज की डेट में इनपुट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो टेक्निकली अगर आपको बच्चों को सपोर्ट देनी है, यू नीड एन ऐप, यू नीड ए वेबसाइट, और आपको क्लासरूम के अंदर भी ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखना पड़ेगा कि टेक्निकली लगे कि आप आज के युग के टीचर हो, आप आउटडेटेड नहीं हो। सो बेस्ट विशेस उन टीचर्स के लिए जो इस फील्ड में ऑप्ट करना चाहते हैं, एंड मे गॉड ब्लेस देम विद टन्स ऑफ पेशेंस, जिससे वो इस फील्ड में बच्चों को सर्व कर सकें, पेरेंट्स की हेल्प कर सकें और रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। प्लीज़ गिव एन एडवाइस टू द स्टूडेंट्स जो क्रैक करना चाहते हैं आइदर आईआईटी
और नीट? For those students who aspire to become engineers or doctors, आप साइंस ऑप्ट करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक अच्छे माइंडसेट के साथ आप इस फील्ड को ऑप्ट करें। आप एक ऐसे टीचर को ज्वाइन करें जो अच्छा सिस्टम दे सके आपको, बिकॉज टीचर जब आपको अच्छा सिस्टम देगा तो आपकी सक्सेस में वो एक कैटलिस्ट का रोल प्ले कर सकता है। अच्छा सिस्टम क्या रहेगा? आपको बढ़िया स्टडी मटेरियल मिले, स्टडी मटेरियल अपडेटेड हो, प्रॉपर डाउट सेशन हो, डाउट्स क्लियरेंस हो, डाउट्स आप पूछ सकें इसके लिए सिस्टम आपको इनकरेज करे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस टीचर का कैलिबर उस लेवल का हो कि उसने खुद भी उस सब्जेक्ट में बहुत कुछ एकेडमिकली अचीव किया हो, एंड वो इतना एक्सपीरियंस रखता हो, इतने बच्चों की ग्रोथ में कैटलिस्ट एक्ट किया हो कि वो आपको भी सही ट्रैक के ऊपर चला सके और आपको अपने मिशन को, अच्छे रैंक को अचीव करने में एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन, एक कंस्ट्रक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखा सके। दैट्स इट। Best wishes to all aspiring students as well as their parents. God bless you all. Thank you, Dr. Ashok Kataria, for this insightful session. I hope this would be very beneficial for the students who are aspiring for NEET and JEE. Thank you very much for inviting me to this session and allowing me to express myself and express my views on various topics. Once again, thank you so much.